बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो हमारा है वो है डे 3 ऑफ वीक 7, जिसके अंदर हम आज ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने सिस्टम में ना सिर्फ एक स्ट्रीमलिट वेब ऐप बनाएंगे कंप्लीट हमारे करंट डेटा को लेकर, बट आल्सो हम उसको लाइव भी करेंगे सर्वर पर। लाइव से मुराद ये होता है कि मैं अपनी वेबसाइट को जो मैंने अभी स्ट्रीमलीट पे बनाई है वो मेरे पास लोकली रन हो रही है। बट व्हाट इफ आई वांट टू शेयर इट विद समवन लाइक रिक्रूटर या कोई भी मैनेजर है, उनको आपने अपनी ये वेबसाइट भेजनी है जिसमें आपने ये डैशबोर्ड बनाया है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इसको किसी सर्वर पर, ये जो आपकी लोकली वेब रन हो रही है जो कल हमने बनाई थी, इसको किसी सर्वर पर डिप्लॉय करें और आप उनको जस्ट लिंक दें और उनके पास वो पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाए। और ना सिर्फ ओपन हो, यू कैन इंटरेक्ट विद दोज फीचर्स। ठीक है। तो आज का मोटिव यही है कि हम एक प्रॉपर ऑफिशियल वेब ऐप बनाएंगे यूजिंग स्ट्रीमलिट, अपनी गैप माइंडर एक्सप्लोरर, जिसको हम उसको नाम दे रहे हैं द गैप माइंडर एक्सप्लोरर, जहाँ पर आपके पास कुछ सिलेक्ट बॉक्स और स्लाइडर होंगे। हम वहां से सिलेक्ट बॉक्स और स्लाइडर में से कुछ रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसकी बेसिस पे लाइव हमें डेटा भी फिल्टर होकर नजर आएगा और हमें चार्ट भी डिस्प्ले होंगे और हम इसको लाइव करेंगे। ठीक है। तो ये मेरी नोटबुक, इसमें सारे प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना होता है जिसमें आप अपना वो सारा वेबसाइट का कोड रखेंगे और उसमें हम कोडिंग करके फिर हम उसको लाइव सर्वर पर पुश करेंगे। वो किस तरह से करेंगे सारा। सर, सिर्फ एक क्वेश्चन था। यार डेफिनेटली। सर, जो आप फाइल उठाते हैं फिर रखते हैं ना, गैप जैसे गैप माइंडर की फाइल हो गई पिछली, जो असाइनमेंट था कल वाला उसमें आपने दिया था। सर, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। आप वो सिर्फ समझा दीजिएगा कि फोल्डर रख के बस उसको खोलना है, इसमें यही करना है ना? कि सॉरी, मैं अगर आपकी आपका सवाल नहीं समझा। लाइक मैं फाइल्स वगैरह रखता हूँ। जी सर, तो फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में हमने एक फोल्डर बनाया डेटा के नाम से, ठीक है। ठीक है। जी जी। उसमें हमने है ना अपना असाइनमेंट डाल दिया, प्रैक्टिस फाइल डाल दी, ठीक ठीक है। है। जो दूसरी जो फाइल्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पी पाइथन पे आपने जो फाइल बनाई वो डायरेक्टली उसी फोल्डर में आ जाएगी या वो पहले बनानी पड़ती है? सर, ये सिर्फ पूछना था क्योंकि गैप माइंडर मेरा खुल ही नहीं रहा था। जी जहाँ जी मैंने पाथ भी कॉपी करके उस पे रखा, जी 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 जी। बट वो भी नहीं खुल रहा था ना, तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है जिसकी वजह से ना असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया। तो ये सिर्फ आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, भले एंड में करें। जी जी जी, ठीक हो गया। मैं एंड में आपका ये मसला सॉल्व भी करवा दूंगा। मीनवाइल मैं आपको ये हिंट दे दूं कि हम जहाँ भी कोई न्यू फाइल्स बनाते हैं ना, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप जाकर डायरेक्टली एक्सप्लोरर पर फाइल बनाए, एक्सप्लोरर वी कॉल दिस टाइप ऑफ विंडोज। यहाँ पर आकर आप राइट क्लिक करके कुछ फाइल बनाए, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप अपने पहले VS कोड को उस फोल्डर में ओपन करें जहाँ पर आपने सारा काम करना है। जैसे मैं यहाँ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लाइक यहाँ पर है ओपन फोल्डर। ठीक है। ओपन फोल्डर, एक मिनट। ठीक है। VS कोड के अंदर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन आता है ओपन फोल्डर का। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जाकर जिस फोल्डर में मुझे काम करना है, जहाँ पर मुझे फाइल्स को ओपन करवाना है या वहाँ पर कोई न्यू फाइल बनानी है, मैं डायरेक्टली ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा। और जैसे मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन वो पूछेगा कि आपने कौन सी फाइल खोलनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर खोलता हूँ, अब मेरे पास वीक 7 के डिफरेंट डेज पड़े हुए हैं। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे डे 2 की फाइल ओपन कर दो, फोल्डर ओपन कर दो। तो उसने मुझे यहाँ पर कहा कि सिलेक्ट फोल्डर करें। जैसे ही मैं सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ तो अब देखें जो मेरे पास प्रीवियस कोड था वो चेंज होकर डे 2 का आ गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी बनाऊंगा, कुछ भी, वो मेरे उस फोल्डर पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ कहता हूँ कि notebook.txt। मेक श्योर करें कि आपको एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है, अदरवाइज वो फाइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैंने यहाँ लिखा .txt, मैं इंटर करता हूँ। तो अब आप देखेंगे आपके पास एक टेक्स्ट फाइल बन चुकी होगी डे 2 के अंदर। अभी हम डे
3 के अंदर है। मैं आ जाता हूँ डे 2 के अंदर। यहाँ देखें ये नोटबुक डॉट टी एक्स टी फाइल बन गई। अब आप यहाँ बनाए या वहाँ बनाए, दोनों एक ही चीज़ है। आपके पास मसला ये होता है, जर्नली जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपका मसला देख भी दूंगा, वो ये होता है कि आप लोग फोल्डर को ओपन नहीं करते VS कोड में। अब मेरे पास ये रैंडम खुला हुआ है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसको वीक 3 में एक्सेस कर सकता हूँ। बट इसमें ये होगा कि मेरे पास यहाँ पर एक्सप्लोरर जो है ना, वो गलत खुला हुआ है और मेरा कोड किसी गलत डायरेक्शन में खुला हुआ है। इससे हमारा डिफरेंस आता है। अगर मैं आपको न्यू टर्मिनल में भी जाके दिखाऊं तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो। अब मैं डे 2 के अंदर हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं डे 3 के अंदर जाऊं, तो मैं LS करूंगा पहले। LS से मुझे सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे यहाँ पर। मैं इसको करता हूँ CD डॉट डॉट। तो अब वो वीक 7 के अंदर चला गया। आप देखें डे 2 के अंदर नहीं है, वो वीक 7 के अंदर चला गया। नाउ जब मैं इसको LS करूंगा, लिस्ट डायरेक्टरी करूंगा, तो वो मुझे बताएगा कि आपके वीक 7 के अंदर 3 फोल्डर पड़े हुए हैं, डे 1 डे 2 डे 3, कहाँ पर जाना है। मैंने उसको कहा CD, CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, और आप चले जाएं डे 3 पे। तो डे 1 डे 2 डे 3, अब ये देखें डे 3 में आ गया हूँ और LS करता हूँ, तो अब डे 3 वाली सारी फाइल पड़ी हुई हैं। तो मैं अगर यहाँ से कोड को रन करूंगा ना, तो वो एग्जैक्टली रन हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरे एक्सप्लोरर कहीं और खुला हुआ है, और मेरा जो टर्मिनल है या जहाँ पर पाइथन एग्जीक्यूट होगा वो कहीं और खुला हुआ है। इससे आपके पास मसले आते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप उसको इस तरह से करें। आपको क्या करना है, जिस भी फोल्डर में आपने अपना VS कोड खोलना है, आपके पास ये फाइल नहीं खुल रही फॉर इंस्टेंस, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड कर देंगे। एक तो ये तरीका है। अगर आपके पास ओपन विथ कोड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप यहाँ ऊपर ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे CMD। जैसे CMD इंटर करेंगे, तो आपके पास इस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब आपने VS कोड खोलना है इस फोल्डर में, तो आप लिखेंगे कोड डॉट। जैसे आप कोड डॉट लिख के इंटर करेंगे, इस फोल्डर में आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा, एग्जैक्टली इसी फोल्डर में। और जब आप उस फोल्डर में हो, आपके पास एक्सप्लोरर में वो फाइल है, तो डेफिनेटली आप फाइल को लोड कर सकते हो। कोई पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिलेटिव पाथ को भी यूज करते हुए कोड को कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आज जो हम काम करने जा रहे हैं, वो हम करेंगे स्ट्रीमलीट एक वेब ऐप बनाएंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे, ताकि आप उसको किसी के साथ भी लिंक शेयर कर सको ना। आपको उसको कोड भेजने की जरूरत है, जस्ट आप एक URL भेजेंगे, यूजर उसको ओपन करेंगे और आपका वो स्ट्रीमलीट डैशबोर्ड वहां पर नजर आ जाएगा। लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि सबसे पहले आपने एक फोल्डर बनाना है जिसमें आप अपनी कोडिंग करेंगे, आपका डेटा होगा और आपकी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल होगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल क्या होती है? इसका नाम एग्जैक्टली यही होता है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी स्टैंड फॉर कि आपने जितने भी अपने कोड के अंदर लाइब्रेरी यूज की है ना, सर्वर को नहीं पता कि आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज की है। तो आपने वो जो लाइब्रेरी है वो लोकली इंस्टॉल की है, जैसे हम करते हैं ना पिप इंस्टॉल पांडास, तो वो आपके लोकल सिस्टम लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल है। बट आपने वो सर्वर पर इंस्टॉल करनी है। जब सर्वर पर इंस्टॉल करनी है, तो आपको वो मॉड्यूल्स के नाम उसे बताने हैं। वो किस तरह बताओगे? वो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर रख कर बताओगे। अभी मैं पूरा स्टेप दोहराता हूँ। या सबसे पहले मुझे एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम मैं यही एग्जैक्टली रखता हूँ, गेट माइंड। आप कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट टू से यू कि आपने एक फोल्डर में कोड को मेंटेन करना है। गेप माइंडर एक्सप्लोरर के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, यहाँ से इस बटन को क्लिक करके फोल्डर बन जाता है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक फोल्डर बन गया। अब मुझे बस इस फोल्डर को क्लिक करना है और इसके अंदर एक न्यू फाइल बनानी है, क्योंकि हमारे पास इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स है। पहली फाइल कौन सी है? app.py। आप कोई भी नाम दे सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर app.py एक एम्प्टी फाइल बन गई और ये देखिए यहाँ पर ओपन भी हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है सेकंड स्टेप में? डेटा रखना है अपना। ठीक है, मेरा डेटा इस फोल्डर से बाहर पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से इस डेटा को कॉपी कर दूंगा और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखें, डे 3 के गेम
गैप माइंडर डैश एक्सप्लोरर के अंदर मैंने ये डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें एक ऐप है और एक गैप माइंडर मेरा डेटा आ चुका है। अब तीसरी चीज मैंने आपको बताई क्या रखनी होगी आपने इसके अंदर, आपने रखना होगा रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर हर वो मॉड्यूल आएगा जो आप अपने कोड में यूज करेंगे। आप याद करें, सबसे पहले आप अपने मॉड्यूल कोड में क्या यूज करते हैं, पांडास, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है बट आपने सब नाम लिखने हैं उस मॉड्यूल के, ताकि सर्वर उसको इंस्टॉल कर ले। तो पहला मैंने नाम लिखा पांडास, ठीक है। दूसरा मेरा कौन सी लाइब्रेरी है जो मैं यूज करता हूँ, सीबोन, ठीक है। तीसरी कौन सी है, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है। और आखिरी लाइब्रेरी जिससे हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसका नाम क्या था, स्ट्रीमलेट, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही नाम है जो हम इंस्टॉल करते थे, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट की हमें नीड नहीं है, क्योंकि अगर हम पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब करेंगे तो वो पाई प्लॉट भी इंस्टॉल हो जाता है, हमने किया था। देन आपने सीबोन को लिख दिया, पांडास को रख दिया, बस आपने इसको सेव कर लेना है। अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐप में अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साइड बाय साइड नोटबुक भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जस्ट मैं यही बता रहा हूँ कि आपने चेक करना है कि इस डायरेक्टरी में कोड है, आपकी डेटा फाइल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। इसको आपको करने की नीड नहीं है, इसको आप भले इग्नोर करना। जस्ट मैं आपको फ्लो समझाने के लिए ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। पहले तो जो आपने फाइल बनाई है ऐप डॉट पी उसके अंदर सेक्शन बना देने हैं। पहला सेक्शन हमेशा कौन सा होता है, लाइब्रेरीज का, ठीक है। अब लाइब्रेरीज का मैं हेडिंग दे दूंगा, लाइब्रेरीज या इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सारे मॉड्यूल्स अपने इंपोर्ट करने हैं। पहला मेरा मॉड्यूल कौन सा है, इंपोर्ट पांडा एसटीडी, फिर इंपोर्ट सीबोर्न एसएनएस, ठीक है। फिर आपके पास है, तीसरी है आपकी मैट प्लॉटलिब, इंपोर्ट मैट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट ASPLT, ठीक है। और आखिरी आपकी वन लाइब्रेरी जो है जिससे हम स्ट्रीमलिट की कोडिंग करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वो है इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज एसटी, ठीक है। ये मेरे हो गए पहला सेक्शन कंप्लीट। पहला सेक्शन कौन सा था, मॉड्यूल्स आपने इंपोर्ट करने थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि जब आपके मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले मैं कमेंट ऐड करूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रीमलिट वेब ऐप, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम ना थीम सेट कर लेते हैं, SNS डॉट सेट थीम्स, ठीक है। और इसके अंदर हम स्टाइल स्टाइल इज इक्वल टू हम रख देते हैं, हमारा कौन सा स्टाइल था जो हम यूज करते थे, वो था वाइट ग्रिड वाला, ठीक। हम यहाँ पर लिख देते हैं वाइट ग्रिड। ये हमारा थीम सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक टाइटल रखना है, ठीक है। तो टाइटल कैसे हम ऐड करते थे, ST डॉट टाइटल, और इसके अंदर आप लिखते थे, सपोज मैं लिख रहा हूँ गेप माइंडर एक्सप्लोरर, गेप माइंडर एक्सप्लोरर, ठीक है। ये मैंने हेडिंग रख दी, और यहाँ पर आप सब हेडिंग दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट, और मैं यही मैसेज पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। जो इस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल देगा, ठीक है। आप चाहे तो इसके अंदर कुछ इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर कोई इमोजीज ऐड करनी है तो मैं डॉट लगाऊंगा, विंडोज प्लस डॉट का बटन जैसे ही दबाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगी
ये इमोजीज वाली टेप, तो यहाँ पर आप कोई भी इमोजीज लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ वेट लाइट इफेक्ट, लेट्स, ठीक है, जस्ट टू शो यू मैंने जैसे एक इमोजी ऐड किया, ठीक है। और मैं अब पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, ठीक है, कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। मैं यहाँ टर्मिनल पे जाता हूँ। अब याद रखिएगा हम कौन से फोल्डर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखें। टर्मिनल जब आप ओपन करेंगे ना यहाँ से, तो आपको वो बताएगा कि आप वीक 7 के डे 3 के अंदर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ से ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें वीक 7 के डे 3 के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर हमने एक सब फोल्डर बनाया। तो हमें इस फोल्डर के अंदर मूव करना है पहले। तो मूव करने के लिए क्या तरीका है, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया। या तो वहां से सीएमडी से जाकर ओपन कर लें अपने फोल्डर को, या राइट क्लिक करके ओपन विथ वीएस कोड कर ले, या डायरेक्टली यहाँ टर्मिनल से भी आप जा सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे सीडी, सीडी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। और कौन सी डायरेक्टरी में जाना है आपने, यहाँ नाम देख लें ऊपर लिखा हुआ गेप माइंडर एक्सप्लोरर। तो मैं जैसे GAP लिखूंगा ना, और टेप का बटन दबाऊंगा, आपके कीबोर्ड पे जो टेप का बटन होता है जैसे दबाएंगे पूरा नाम आपके सामने आ जाएगा। ये देखें आ गया गेप माइंडर एक्सप्लोरर। मैं इंटर करूंगा तो अब देखें मेरा फोल्डर डायरेक्टरी चेंज हो गया। पहले डे 3 था, अब डे 3 के अंदर से वो इस फोल्डर पे चला गया। अब मैं डायरेक्टली कोड को रन कर सकता हूँ, ठीक है। आपने कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर करना है तो आप लिखेंगे CLS। CLS क्लियर कर देता है आपकी कमांड प्रॉम्प्ट को। अब मुझे इसको रन करना है इस ऐप को, तो मैं किस तरह रन करता था, स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई, हिट एंटर। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। सॉरी गैस, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इस वजह से लोडिंग में इशू। अब ये देखें एग्जैक्टली वही टाइटल आ गया विथ इमोजी। और जो मैंने उसकी आपको डिटेल बताई थी, जो हमने यहाँ पर कोड में ऐड की थी डिटेल, ये वाली st.write से, वो डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब सेकंड काम क्या है आपका, सेकंड काम है आपका डेटा इंपोर्ट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंपोर्टिंग द डेटा फ्रॉम CSV। ठीक है, तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या स्टेप होते थे, DF इज इक्वल टू पांडास हमने ऊपर लोड किया हुआ PD डॉट रीड CSV। और इसके अंदर आप अपनी फाइल का नाम देंगे। लकीली हमारी वो फाइल उसी करंट डायरेक्टरी में है जिसमें हमने अभी अपना कोड रन किया है। ये देखें एक्सप्लोरर के अंदर हमारा ये कोड रन हो रहा है। तो हम यहीं से डायरेक्ट इसका नाम लिख देंगे तो ये चल जाएगा। अगर वो किसी और डायरेक्टरी में होता तो हमें क्या करना होता, उसका एब्सोल्यूट पाथ देना होता, R लिखकर, ठीक है। अगर आप R नहीं लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये मैं इश्यूज आपके रिजॉल्व कर दूंगा। मीनवाइल मैं जस्ट सिंपली इसका नाम लिख देता हूँ, जबकि है गेट फाइंडर डॉट CSV, ठीक है। और हम देखते हैं हमारे कोड पे कोई इश्यू तो नहीं आया। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रीरन करता हूँ। तो हमारा कोड एग्जैक्टली सही रन कर रहा है। अगर डेटा लोड नहीं हुआ होता तो यहाँ पर हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। अभी डेटा हमने शो नहीं करवाया इसलिए यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। अभी मेरा टास्क क्या है, मुझे ना यहाँ पर एक साइड बार चाहिए। आपने साइड बार देखा है, साइड बार डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर होता है। अगर मैं इसके अंदर देखूं, अगर कोई साइड बार हो, तो इसके अंदर साइड बार नहीं है। यहाँ पर आपके पास साइड बार ओपन होता है, जो मेरी कहने का मतलब ये है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक साइड बार हो जिसके अंदर मैं यूजर को कुछ ऑप्शन दो फिल्टर करने के लिए डेटा। लेट्स सपोज मैं उसे कह रहा हूँ कि आप कॉन्टिनेंट पिक कर लें, ठीक है। वो कोई भी एक कॉन्टिनेंट पिक करता है जो हमारे डेटा में अवेलेबल है। जैसे ही वो यहाँ पर लेफ्ट साइड से पिक करे, यहाँ पर जो बीच वाला हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ से वो डेटा रियल टाइम में फिल्टर हो जाए। इसी तरह मैं एक और स्लाइडर बनाऊंगा यहाँ पर इसी साइड बार के अंदर, ताकि जब वो स्लाइडर बनाए तो क्या हो कि जैसे ही वो एयर सेलेक्ट करे तो क्या हो, यहाँ पर डेटा रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो। तो मैं इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपने साइड बार बनाना होता है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड बार। तो आप क्या करते हैं, ST.साइड बार, ठीक है। जैसे ही आप साइड बार बनाएंगे, मैं यहाँ
साइड बार को लेट्स सी बनाता हूँ और यहाँ रन करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे इसके अंदर कुछ देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एस टी डॉट साइड बार, वो कह रहे हैं साइड बार में आपने क्या बनाना है। मैंने कहा साइड बार के अंदर एक सिलेक्ट बॉक्स बना दो, क्योंकि मुझे यूजर से कॉन्टिनेंट लेना है। ये देखिए ये साइड बार होता है, ये वाला। इसको आप बंद भी कर सकते हैं, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड बार हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। मैंने उसको कहा साइड बार के अंदर एक सिलेक्ट बॉक्स बनाओ। ठीक है, बट इससे पहले ना मुझे सिलेक्ट बॉक्स से पहले क्या करना होगा, इसके ऑप्शंस बनाने होंगे। अब ऑप्शंस में इसको बना लेता हूँ कॉन्टिनेंट्स के अंदर। लेट्स सपोज कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू डीएफ, और या यूं समझो मैं उसको सॉर्ट करता हूँ, बल्कि मैं इसको करता हूँ डीएफ में से कॉन्टिनेंट मुझे निकाल के दे दो। लेकिन वो तो सारा कॉन्टिनेंट निकाल देगा, तो मैं उसको कह रहा हूँ कॉन्टिनेंट वो निकालो जो यूनिक हो सिर्फ। ठीक है, अब ये कोड क्या करेगा, यू नो वेरी वेल कि जो भी कॉन्टिनेंट कॉलम के अंदर, डीएफ के अंदर हमारे पास कॉन्टिनेंट टेबल था, सॉरी कॉलम था ना, उसके अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज होंगी ये हमें वो दिखा देगा स्क्रीन पर। तो हम यही चाह रहे हैं कि यूजर को ऑप्शन में हम वही कॉन्टिनेंट दिखाएं जो हमारे पास अवेलेबल हो। और मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉर्ट भी हो, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए। तो मैं इसको कर दूंगा सॉर्टेड, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे ऑप्शन बन गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे साइड बार बनाना है, एस टी डॉट साइड बार। साइड बार के अंदर मुझे क्या बनाना है, मैं डॉट लेकर बताऊंगा सिलेक्ट बॉक्स। सबसे पहले आपको लेबल देना होता है, मैं यहाँ लेबल दे रहा हूँ चूज दी कॉन्टिनेंट। ठीक है, और फिर मुझे उसके बाद क्या बताने होते हैं, अवेलेबल ऑप्शन, यानी लिस्ट में मुझे ऑप्शन बताने होते हैं। वो मुझे कहाँ से मिल जाएंगे, इस कॉन्टिनेंट से। आपको पता है यहाँ पर यूनिक वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको रीरन करता हूँ, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट उससे फाइंड नहीं किया, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है। कॉन्टिनेंट, ओके, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स है। लेट्स सी, फाइल में से देख लेते हैं, हाँ सही है। कॉन्टिनेंट, स्पेलिंग मिस्टेक था। मैंने डीएफ के अंदर से कॉन्टिनेंट की यूनिक वैल्यूज निकाली और उसको सॉर्टेड कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसको स्टोर करा दिया इस वेरिएबल में कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा एस टी, अच्छा इसकी भी स्पेलिंग सही कर लेते हैं ताकि कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सेम यहीं पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। वेरी, अब जब मैं इसको सेव करके यहाँ पर रन करूंगा तो आप देखिएगा आपके पास, ये देखें, एक तो ये साइड बार बन गया। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक सिलेक्ट बॉक्स आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि एस टी डॉट साइड बार बनाओ। साइड बार के अंदर एक सिलेक्ट बॉक्स ऐड करो जिसका टाइटल हो चूज दी कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर देखें उसने वही मैसेज शो करा है, चूज दी कॉन्टिनेंट। और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एग्जैक्टली 5 वो वैल्यू थे जो हमारे पास डेटा में कॉन्टिनेंट अवेलेबल थे। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशिनिया। ठीक है, अगर मैं ये यूनिक ना ऐड करता ना इसमें, तो क्या होता है, रिपीटेडली सेम वैल्यूज आ रही होती, हो सकता है 100 बार अफ्रीका आता, फिर 100 बार अमेरिका आता। तो हमें तो एक ही ऑप्शन देना है ना यूजर को, वो भले डेटा में जितनी बार भी अवेलेबल, तो इसलिए हमने यूनिक का मेथड यूज किया। ठीक है, अब एक साइड बार के अंदर मुझे और बनाना है, इसको मैं दे देता हूँ नाम, कमेंट लाजमी ऐड करें आप ताकि आपके लिए आसानी हो। ये था मेरा सिलेक्ट बॉक्स। अच्छा, अब मुझे ईयर के लिए बनाना है। मैं चाह रहा हूँ कि यूजर ना सिर्फ कॉन्टिनेंट पिक करे, जो भी यूजर मेरी वेबसाइट से इंटरेक्ट करे, बल्कि वो एक ईयर भी क्या कहते हैं सिलेक्ट कर सके, या एयर की रेंज सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं स्लाइडर बनाऊंगा। ठीक है, स्लाइडर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्लाइडर में जो आपने डेटा की रेंज दिखानी है आप वो देंगे। तो उसके लिए आप किस तरह बनाएंगे, मैं यहाँ पर कमेंट ऐड करता हूँ, साइड बार। साइड बार के अंदर मुझे बनाना है स्लाइडर फॉर ईयर। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट बॉक्स फॉर कॉन्टिनेंट, फॉर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसी तरह, जिस तरह कॉन्टिनेंट बनाया है इसी तरह मुझे ईयर का एक वेरिएबल बनाना है, ताकि जो भी यूजर इनपुट करे वो मेरे पास कहीं स्टोर भी हो, ताकि मैं उसकी बेसिस पे डेटा को फिल्टर करूं। ठीक है,
तो मैं ईयर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले उसको सॉर्टेड कर रहा हूँ, लेकिन हमें आई थिंक सो, हाँ चलें सॉर्टेड कर लेते हैं, ठीक है। सॉर्टेड करता हूँ और उसके अंदर मैं डीएफ में से कॉलम निकालता हूँ ईयर का, ठीक है। ईयर्स, आई थिंक सो नाम था, लेट्स सी हम देख लेते हैं ईयर। और एयर में से भी मुझे चाहिए यूनिक वैल्यूज, ठीक है। तो और यूनिक के लिए अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर साइड बार में स्लाइडर। तो मैं पहले लिखूंगा st, वो पूछेगा कहाँ पर बनाना है, मैंने कहा साइड बार, और फिर मैं उसको कह रहा हूँ बनाओ स्लाइडर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें लेबल ऐड करना होता है, मैं कह रहा हूँ चूज एन एयर, ठीक है। और उसके अंदर मुझे इसको ऑप्शन देने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप दो वैल्यूज देते हैं, याद है, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। अगर मुझे बताना है कि ईयर की मिनिमम वैल्यू चूज करो तो वो किस तरह से होगा, पहले तो मैं उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दूंगा, ताकि जो भी नंबर आए वो मेरा एक इंटीजर हो, ताकि मैं उस पर कंपैरिजन कर सकूं उस बात पे, ठीक है। तो मैं उसको इंटीजर में दे रहा हूँ ईयर, ईयर नहीं सॉरी, मिनिमम ऑफ ईयर, यानी जो ईयर के अंदर मिनिमम वैल्यू है ना वो मुझे दिखा दो बस, ठीक है। ये पहला वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू मेरी कौन सी होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू में भी सेम मैं यही करूंगा, इंटीजर में उसको पहले टाइप कास्ट करूंगा, फिर उसका मैक्स निकालूंगा ईयर का, ठीक है। ये मेरे पास दो चीजें आ गई, मैं इसको ना नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्लाइडर में पहले तो उसको मैसेज शो कराया, इस वैल्यू से मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी ईयर की, और इस वैल्यू से मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी ईयर की, ठीक है। अब एक चीज और है, आपको याद है हमारा ये जो डेटा है ये कितने स्टेप पे चल रहा है, हमारे पास एक स्टेप साइज था, ठीक है। तो हमने देखा था कि पॉपुलेशन हर 5 साल बाद हो रही है। तो ऐसा नहीं हो कि मैं यूजर को ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देता हूँ और बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज आपको पता है स्लाइडर का क्या होता है, 1 होता है। यानी वो अगर पहली वैल्यू 1952 है तो वो 1953 भी सिलेक्ट कर सकता है, बट हमारे डेटा में तो वो वैल्यू ही नहीं है। तो हमें उसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना है, कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टेप साइज ऐड करके। मैं स्टेप उसको दे दूंगा 5। तो अब जब भी वो ड्रैग करेगा तो 1952 से डायरेक्टली 1957 पे वो जंप कर जाएगा, 1953 पे आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे डेटा की नौयत इस तरह की। लेट्स सी, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब देखें चूज एन एयर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपके पास, अब देखें 1952 पहली वैल्यू थी हमारे डेटा के अंदर ईयर की। जैसे मैं इसको एक नंबर ड्रैग करूंगा तो 1957 हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, देखें 1957, देन 1962, और कहाँ तक थी, 2007 तक थी। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड करूँ कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो 2007 पर ही रहे, यानी लोगों को लेटेस्ट डेटा नजर आए। तो उसके लिए मेरे पास क्या होता था वैल्यू, उसके लिए हमारे पास होती थी वैल्यू, आई थिंक सो। और मैं वैल्यू यहाँ पर उसकी कर रहा हूँ 2007, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो 2007 पे चली जाएगी। मैं इसको देखे यहाँ पर इधर करता हूँ, और अब मैंने इसको, जब मैं इसको रन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहीं पर आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर इसको किया। मैं इसको पीछे करता हूँ और मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ वो वापस 2007 पे चल जाएगा, ठीक है। ये देखें 2007 पे वो चला गया। तो यानी हमारे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप हेडिंग भी ऐड कर सकते हो। अब ये देखें, ये तो सिर्फ दो ऑप्शन है, मुझे अगर इसकी हेडिंग ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर हेडिंग भी ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा, ft.sidebar। अब जो भी आपने काम करना है ना, अगर साइड बार में वो चीज आ रही है तो आपको साइड बार लाजमी मेंशन करना है। अगर नहीं करोगे तो वो ये बीच में आना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज मैं आपको एक ऑप्शन दे के दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ st.subheading या सब हेडर या हेडर, st.header, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑप्शंस फॉर यूजर्स, सेव करता हूँ, यहाँ पर रीरन करता हूँ। तो ये देखें ये यहाँ पर आ गया, आपके बीच वाली स्क्रीन पे आ गया। बट अगर आप चाहते हैं कि ये जहां पर आए और टॉप पर आए तो आपने क्या करना है, इन दोनों से ऊपर सिर्फ एक चीज ऐड करनी है इसके अंदर, st.header से पहले आपने ऐड करना है
साइड बार, फिर डॉट लगा देना है। तो अब मैंने क्या कहा, st डॉट साइड बार डॉट हेडर पे जाके ये चीज ऐड कर दो। जैसे मैं यहाँ पर इसको रीरन करूंगा, आप देखेंगे, ये देखें ऊपर आ गया ऑप्शन फॉर यूजर। पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है, ठीक है। अब हमारा क्या काम हो गया, हमारा यहाँ तक काम हो गया कि हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। दो इनपुट ले रहे हैं, एक तो उससे कॉन्टिनेंट पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा कॉन्टिनेंट चूज करना है, और एक हम उससे ईयर की रेंज पूछ रहे हैं कि आपने कौन से ईयर का डेटा देखना है हमारे डेटा में से। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है डेटा को फिल्टर करना है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मैं सीधा डेटा शो भी करवा सकता हूँ। कैसे, एस टी डॉट डेटा फ्रेम, एस टी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर मैंने जो ऊपर डेटा लोड किया और डीएफ, ठीक है। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके वहां पर शो करवा सकता हूँ। रन करूंगा तो आप देखेंगे मेन स्क्रीन पर आपको डेटा नजर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें डेटा नजर आ रहा है। बट यहाँ पर मसला क्या है कि अगर मैं यहाँ पर, मैं तो इस ऑप्शंस को इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर यूरोप सेलेक्ट करूँ ना, तो ये डेटा चेंज होकर सिर्फ यूरोप वाला नजर आए। बट यहाँ पर तो देखें एशिया भी नजर आ रहा है, यानी सारा डेटा नजर आ रहा है। फिल्टरिंग काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अभी हमने फिल्टरिंग अप्लाई ही नहीं की। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे ना अब फिल्टरिंग बनानी है कि जो यूजर यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, तभी मैंने देखे यहाँ पर वेरिएबल बनाए हैं ये वाले, ईयर के अंदर जो भी जाएगा यूजर का, ठीक है। और अच्छा मैं यहाँ पर भी इसको वेरिएबल्स में डाल देता हूँ ताकि हमारे वेरिएबल्स बने। मैं इसको कह देता हूँ चोजन, चोजन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा, यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा ना इसमें से, तो वो इस वेरिएबल में चला जाएगा, और इस वेरिएबल से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ, यानी उसको यूज कर सकता हूँ। सिंपल इस, ठीक है। सेम मैं यहाँ पर भी एक वेरिएबल बना दूंगा जो साइड बार वाला है, सॉरी जो स्लाइडर है, इसका भी नाम मैं दे दूंगा चोजन, और अंडरस्कोर इसको मैं दे दूंगा ईयर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपके पास दोनों वेरिएबल बन गए। कोड में आपको बधाई, यहाँ पर कोई फर्क नहीं दिखेगा, बट ये है कि बैकएंड पे वो इन चीजों को अब स्टोर भी करेगा आपके पास, ठीक है। तो अब मुझे इनको यूज करते हुए फिल्टर करना है डेटा। तो मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ फिल्टरिंग डेटा, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि जो डीएफ है ना, इक्वल टू, या शो जो करवाना है, फिल्टर डेटा के नाम से लिख देता हूँ, फिल्टर डेटा। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डीएफ। अब फिल्टर हम किस तरह करते थे, यहाँ कॉलन देकर आप लिखते थे किसकी बेसिस पे आपने फिल्टर करना है। पहला मेरा कौन सा कॉम्पोनेंट है जिससे मुझे फिल्टर करना है, वो है कॉन्टिनेंट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ डीएफ डॉट कॉन्टिनेंट इक्वल टू किसके बराबर हो, जो यूजर ने चूज किया है डेटा, ठीक है। अच्छा अभी मैं फिल्टर इसको बाहर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अब होगा फिल्टर, ठीक है। डेटा मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ इस तरह, ठीक है। पहला मैंने उसको ऑप्शन दिया कि अगर जो यूजर ने चूज किया है कॉन्टिनेंट, वो जो भी है उसके बराबर डेटा हो जाए तो वो फिल्टर कर दो, ठीक है। और इसको मैं एक और कंडीशन दूंगा क्योंकि हमारे पास ईयर भी है, तो मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर दूंगा, और यहाँ पर सेम यही कंडीशन अप्लाई करूंगा फॉर ईयर। मैं यहाँ लिखता हूँ ईयर कॉलम जो है, अगर वो इक्वल टू हो जाए चोजन ईयर के, ठीक है, तो आप इस डेटा को फिल्टर डेटा के अंदर डाल दो। अब यहाँ पर एक मसला है कि जब हमने पढ़ा था कि जब आप फिल्टरिंग अप्लाई करने जाओ, तो अगर बीच में आप कोई कंपैरिजन ऑपरेटर या जो समझे बिट वाइज ऑपरेटर कोई भी लगा रहे हैं, तो आपने स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर पहली और दूसरी कंडीशन को क्लोज करना है। तो पहली कंडीशन कौन सी है, ये वाली है, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। और दूसरी कौन सी है, एंड के बाद वाली, ये। तो जब ये दोनों ट्रू होंगी तब ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो इसको फॉल्स करेगी, जो इसको फॉल्स करेगी उस पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको शो करवा के देखता हूँ पहले यहाँ पर, ये शो कर रहा है नहीं। एस टी डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर मैं शो करवाता हूँ फिल्टर डेटा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से रीरन, ठीक है। अब देखें,
अब आपने यहाँ पर यूरोप सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपके पास सारा डेटा यूरोप का आया है, देखो सारा डेटा है, देखो कॉलम सारे यूरोप के। जैसे मैं यहाँ चेंज करता हूँ ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ करता हूँ अफ्रीका, तो देखिएगा यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखें डेटा रियल टाइम में चेंज हो जाएगा, देखा। ना सिर्फ ये कॉन्टिनेंट पे काम करेगा, साथ में अगर आप ईयर भी चेंज करेंगे, लेट्स सपोज डिफॉल्ट वैल्यू 2007 गई हुई है, तो आपको ईयर भी दिखा दूं, ये देखिए सारे 2007 के। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 1977, तो ये देखिए डेटा आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, फिल्टरिंग डेटा को अप्लाई कर लिया। ठीक है, आप इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वो किस तरह से, आप ना सिर्फ डेटा फ्रेम शो करवाएं, उससे ऊपर आप ये भी शो करवा सकते हैं कि लेंथ क्या है डेटा की। तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं, एस टी डॉट हेडर के अंदर ये शो करवा दें, एफ स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर भी एफ स्ट्रिंग करता है काम ना। तो आप यहाँ पर अपनी कॉन्टिनेंट पहले शो करवाएं। कॉन्टिनेंट का वेरिएबल मेरा कौन सा है, ये रहा कॉन्टिनेंट, चूजन कॉन्टिनेंट। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि चूजन कॉन्टिनेंट इन, अब मुझे यहाँ पर ईयर शो करवाना है, तो मैं ईयर का वेरिएबल कौन सा है, चूजन ईयर, जो यूजर ने चूज किया हुआ है, चूजन ईयर। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पर इसको रीरन करूंगा, तो एक ऊपर अफ्रीका इन 1977, यहाँ देखें अफ्रीका चूज किया हुआ मैंने, और यहाँ पर 1977 मैं यहाँ इसको जैसे चेंज करता हूँ, अफ्रीका इन 2007 का डेटा है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यूरोप इन 2007 आ गया, हमारे पास अमेरिका इन 2007 आ गया, हमारे पास ओशिनिया इन 2007 आ गया है, देखें इसके दो ही रोए थे। और 1972 पे जाएंगे तो भी यहाँ पर यही रिकॉर्ड है। ठीक है, 1957 पे भी यही रिकॉर्ड है। तो क्या हुआ कि हमने अपनी फिल्टरिंग अप्लाई कर ली, परफेक्टली वर्क कर, हमारा पहला काम यहाँ पर हो गया। 3 स्टेप्स में हमने ये सारी चीजें कर ली। अच्छा, इसके अलावा भी आप चीजें शो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ लेंथ भी बताओ मुझे ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस टी डॉट हेडर, हेडर नहीं बल्कि मैं इसको करता हूँ, आई थिंक सब हेडर होता है, हाँ जी सब हेडर। तो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होकर नजर आएगा। तो मैं यहाँ एफ स्ट्रिंग में वापस लिखता हूँ, क्या लिखूं, डेटा कंटेंट, डेटा कंटेंट। अब यहाँ पर मैं लेंथ शो करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में लेंथ ऑफ फिल्टर डेटा, ताकि आपको ये पता चले कितनी रोज आपके पास आएगी। ठीक है, मैं इसका सेव करता हूँ, यहाँ पर रीरन करता हूँ। तो ओशिनिया इन 1957 डेटा कंटेंट 2, आगे मैं मैसेज भी शो करता हूँ, 2 एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज। ठीक है, जैसे मैं इसको रीरन करूंगा, तो आपके पास देखिए मैसेज आ गया। ये थोड़ा सा अभी बड़ा लग रहा है, तो आप इसको सब हेडर के बजाय राइट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप राइट में लिखेंगे और इसको रीरन करेंगे, तो ये स्मॉल में आ गया। अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास फंक्शंस होते हैं। राइट के अलावा आपके पास होता है वार्निंग। जैसे आप वार्निंग करेंगे तो इस बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, डेटा इन ओशिनिया, डेटा कंटेंट टू इंक्रीज। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ी सी लुक एंड फील आपके पास अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास फिल्टर डेटा हो गया। अब आपके पास आपने चार्ट्स यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैंने यहाँ चार्ट बनाए हुए हैं, मैं उसी को शो करवा देता हूँ। अच्छा, ये मैसेज हम शो करवा देते हैं। ठीक है, इससे होगा कि हमें चीजें सही से पता चल जाएंगी। इसको मैं करता वार्निंग में ही हूँ। ठीक है, वार्निंग, और यहाँ पर मैं अपने डेटा का नाम दे देता हूँ जो कि है फिल्टर डेटा। ठीक है, और यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगा तो एक अच्छा मैसेज आपके पास शो हो जाएगा, लाइक ओशिनिया इन 1952 शोइंग 2 कंट्रीज। जैसे मैं दूसरा इसको चेंज करूंगा, अफ्रीका शोइंग 52 कंट्रीज, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट 52 कंट्रीज होंगे। ठीक है, अब आपके पास जब डेटा फिल्टर सही से काम कर रहा है, अब आपने क्या करना है, चार्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें अपने जो डेटा के हिसाब से नाम रखे हैं हमें उसको चेंज करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, सब हेडर ऐड किया है। सब हेडर आपको पता है सब हेडर क्या है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, ये हेडर है, इससे छोटे वाला सब हेडर होता है हेडिंग। तो मैंने यहाँ लिखा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर टाइम, ठीक है। अब मैं प्लॉट्स बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, डेटा को फिल्टर करना है, क्योंकि मैं प्लॉट वो बनाना चाहता हूँ जो यहाँ से यूजर चूज करे। जैसे ये डेटा रियल टाइम में चेंज हो रहा है ना, तो वो प्लॉट भी चेंज होता हुआ आपको नजर आए बेस्ड ऑन दीज टू ऑप्शंस, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले डेटा को फिल्टर करना होगा। मैंने उसका नाम दिया ट्रेंड। मैंने कहा डीएफ में कॉन्टिनेंट इक्वल टू चूजन कॉन्टिनेंट। उसका नाम हमारा क्या था, चूजन कॉन्टिनेंट्स था, ठीक है। जैसे इसमें से मैं ये फिल्टर करूंगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा। फिर मैं उसके बाद उसमें क्या अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था पांडास में आप चेन ऑफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के अंदर मैंने क्या किया, किससे मुझे इस डेटा को स्प्लिट करना है, मैंने कहा ईयर वाइज स्प्लिट करना है, ठीक है। यानी जैसे ही आप ईयर चेंज करेंगे तो डेटा स्प्लिट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैंने उसको कहा कि उसके अंदर आप अप्लाई कर दो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीन। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर टाइम। टाइम किस में होता है, ईयर्स में आ रहा है हमारे पास, तो इसीलिए हमने इसको तोड़ा है ईयर के हिसाब से, ग्रुप बाय ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं वही फिगर वन और एक्सिस वन बना रहा हूँ। एक्सिस वन से आप प्लॉट भी बना सकते हैं, उसकी आप सेट एक्स लेवल वाई लेवल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वही किया है। ये कोड हम कल देख चुके थे, लाइक किस तरह ये कोडिंग बनती है, विजुअलाइजेशन किस तरह बनती है। मार्कर मैंने ओ किया है, ठीक है, क्योंकि अब जो लाइन बनेगी उसके अंदर आप मार्कर ओ ऐड कर रहे हैं, तो जहां जहां पॉइंट मिलेंगे वहां ओ मार्कर हो जाएगा, ठीक है। और कलर मैंने यहाँ पर टील रखा है, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ रन करूंगा, तो अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो आ चुकी है। ये रनिंग हो रहा है, ये देखें यहाँ से, ये देखें अब रियल टाइम में आपके पास ये डेटा चेंज होगा। अभी मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया हुआ है, अफ्रीका और 1957। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पर ये ईयर के वाइज नहीं हमने फिल्टर किया, ठीक है, हमने ये कॉन्टिनेंट वाइज फिल्टर किया, क्योंकि लाइन चार्ट को अगर आप ईयर वाइज फिल्टर करोगे कि 1957 का दिखाओ तो वो बस एक डॉट दिखाएगा आपको। तो हमें चेंज जब दिखाना है तो यहाँ पर देखें हमने फिल्टर सिर्फ किससे किया है, ट्रेंड को सिर्फ कॉन्टिनेंट से फिल्टर किया। वेयर एज हमने ऊपर क्या किया था, कॉन्टिनेंट एंड ईयर दोनों से फिल्टर किया था। यहाँ पर हमने ईयर से फिल्टर इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम ईयर से फिल्टर करते तो सब आपके पास एक डॉट दिख रहा होता, जो कि एक वैलिड रीजन नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर मैसेज में ऊपर शो करवाया कि जो भी आप चूज कर रहे हैं, लेट्स वो अफ्रीका चूज किया, तो ये डेटा है 1952 से 2007 का, ये देखें यहाँ पर ऐड किया हुआ। चूजन कंटिनेंट मैंने इसलिए दिखाया कि यहाँ पर जो चूज करोगे वही नाम यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ अमेरिका, तो ये देखिएगा अब ग्राफ चेंज हो गया है, देखा। जैसे मैं यहाँ चूज करता हूँ एशिया, तो यहाँ पर वापस ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। यूरोप करता हूँ तो ये देखें ग्राफ फिर से टिल्ट हो गया, ठीक है। और ओशिनिया करता हूँ तो फिर से ग्राफ ये देखें अब ये नीचे से अप जा रहा है, ठीक है। तो ये कि रियल टाइम में एक तो आपका ऊपर डेटा फिल्टर होगा, ठीक है, और दूसरा नीचे होगा, ठीक है, जो ग्राफ है आपके, ये देखो। अब मैं एक दो और ग्राफ ऐड कर लेता हूँ क्विकली, ठीक है। अब सेकंड हम कर रहे हैं चार्ट टू, जो कि है कंपैरिजन ऑफ बार चार्ट फॉर द चूजन एयर। यहाँ पर हम डेटा को फिल्टर करेंगे चूजन एयर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको एक्सेसली, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे जस्ट वेरिएबल के नेम चूज करने हैं, ये सही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ईयर डेटा को फिल्टर करके ईयर डेटा में रखा, किस तरह ds डॉट ईयर, ठीक है, और इक्वल टू जो भी यूजर ने चूज किया हुआ है। और फिर मैंने प्लॉट बनाया, बार प्लॉट बनाया, ईयर डेटा, ठीक है, जो कि ये डेटा है। उसमें से एक्स एक्सिस पे मैंने कॉन्टिनेंट दिखाया, वाई एक्सिस पे मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाया, और एक्सिस को ax2 के बराबर कर दिया, जो कि ये हमारा वेरिएबल था, क्योंकि ax1 हमने यहाँ पर दे दिया था ऑलरेडी। तो ये वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और जस्ट मैं इसको st.py प्लॉट को fig2 को शो कर रहा हूँ, जो कि ये फिगर 2 है। यहाँ पर फिगर 1 थी, तो हमने st.py प्लॉट को fig1 में शो किया, ठीक है। मैं इसको रीरन करता हूँ। अब आप देखिएगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पर देखें जो आपने ईयर चूज किया हुआ 1997, तो यहाँ पर देखें
एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय कॉन्टिनेंट 1997। अब यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट से फिल्टर नहीं कर रहे हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट से फिल्टर करते हैं तो सिर्फ अमेरिका वाला बार चार्ट में नजर आता है। तो हम कंपैरिजन किस तरह करते हैं? तो कंपैरिजन के लिए हमें सारी कैटेगरीज को रखना था। ये आप खुद सोचते हो कि आपने क्या रखना है, किस डेटा को फिल्टर करना है, किसकी बेसिस पे। तो यहाँ जैसे मैं ईयर चेंज करूंगा, लेट्स सपोज मैं करता हूँ 1972, तो ये देखें बार चार्ट चेंज हो गया। मैं इसको 2007 पे करता हूँ, तो ये देखे बार चार्ट वापिस से चेंज हुआ। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि हमने जैसे हम यहाँ पर कॉन्टिनेंट चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप इसमें कलर भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्टिनेंट। वो किस तरह से करेंगे हम? आपको पता है कि यहाँ पर आप एक पैरामीटर ऐड करेंगे बार प्लॉट के अंदर, उसका नाम था ह्यू। ह्यू के अंदर मुझे जिस कॉलम का नाम देना है, किस कॉलम से मुझे करना है, मुझे करना है कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंट। ठीक है। मैं इसको रीरन करता हूँ, तो अब आप देखें आपके पास एक अच्छा सा डैशबोर्ड बन के आ गया। ठीक है। एक दो और ग्राफ्स है वो मैं ऐड करता हूँ, और फिर जल्दी से हम इसको डिप्लॉय करते हैं ताकि आपको पता चले कि डिप्लॉय आपने किस तरह करना है। बस ये हमारा लास्ट चार्ट था। ठीक है। इसमें हम क्या बना रहे हैं? इनकम वर्सेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द चूजन ईयर। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा? स्कैटर प्लॉट हम बना रहे हैं। ठीक है, जो हमने पीछे पीछे भी बनाया था पिछली क्लास में। ठीक है। इसके अंदर हम जीडीपी को एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को वाई पे रख रहे हैं। ठीक है। ह्यू में हम ऐड कर रहे हैं कॉन्टिनेंट ताकि हमें कलर वाइज चीजें नजर आए। ठीक है। और बाकी सब वही चीजें हैं जो हमने पहले की थी। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको रीरन करता हूँ। ठीक है, ये देखें अब आपके पास जैसे ही आप यहाँ से चेंज करेंगे चीजों को, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं ईयर को चेंज करता हूँ 1958 से, तो ये देखें स्कैटर पॉइंट चेंज हो गया आपका। और ये रियल टाइम में तीनों चार्ट्स पे इफेक्ट कर रहा है। देखें ये तीनों चार्ट्स पे इफेक्ट कर रहा है। तो जैसे यूजर यहाँ से साइड बार को बंद भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर वो अपने ऑप्शन, अभी मैंने सिर्फ दो कॉलम यूज किए, आप चाहे तो सारे कॉलम यूज कर सकते हैं, जस्ट टू शो यू कि आप किस तरह से चीजों को बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आप जैसे ही ओशिनिया का 2007 का चार्ट देखोगे, स्कैटर चार्ट, तो आपको ये देखें चेंज मिला यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर मैंने टाइटल्स वगैरह ऐड किए हैं। ठीक है। आप अब जिससे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कोड यहीं तक था। ऑलमोस्ट 74 लाइंस में आपने अपना डैशबोर्ड बना लिया, जिसमें से ऑलमोस्ट चीजें वही थी जो आप शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। ग्राफ्स का आपको पता है, डेटा किस तरह शो करते हैं, फिल्टर किस तरह करते हैं, सब आपको पता है। सिर्फ नई चीजें ये थी कि एस टी डॉट साइड बार में स्लाइडर किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट बॉक्स किस तरह ऐड करते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट है। आप चाहें तो कोई भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। इवन दो आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मार्कडाउन के अंदर। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होगी। ठीक है, फिर आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो अब हमारे कोड कंप्लीट है, इस फोल्डर के अंदर हमारा डेटा कंप्लीट है, और हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी भी बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक रेपोजिटरी बनानी है जिसमें इस कोड को पुश करना है मैंने, ताकि मैं इसको लाइव कर सकूं सर्वर पर। ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड है? सबसे पहले आपने एक रेपो बनानी है। मैं जल्दी से जाता हूँ और एक रेपो बनाता हूँ गिटहब पर। ठीक है। यहाँ पर मैं एक न्यू रेपोजिटरी बना लूंगा। अब ये स्टेप बोर्ड से देखिएगा, ये स्टेप्स आपके हैं डिप्लॉय करने के। ठीक है। सबसे पहले आपने एक रेपोजिटरी बनानी है, गैप माइंडर। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ गैप माइंडर एक्सप्लोरर वेब ऐप। ठीक है, या इसको मैं छोटा रखता हूँ ताकि यूआरएल मेरा सही बने। ठीक है, गैप माइंडर एक्सप्लोरर, ये मैंने रेपोजिटरी बना ली है। तो आपके पास ये नाम अवेलेबल नहीं होगा, आप लोग इसका कोई और नाम रख सकते हैं, हेडिंग चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट यू। डिस्क्रिप्शन में मैं यही एग्जैक्टली ऐड कर दूंगा जो ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन दी थी। ठीक है, ये वाली। मैं यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। सॉरी,
गेट माइंडर। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी मैसेज ऐड कर दें। याद रखिएगा, आपको इसकी विजिबिलिटी पब्लिक रखनी है। अगर आप इसको प्राइवेट करते हैं तो सर्वर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपने पब्लिक रखनी है, और ये मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको एक मतलब कुछ भी पे करने की नीड नहीं है, वरना जनरली सर्वर आपके पेड होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया, एड रीडमी कर दिया, ठीक है। और जस्ट मुझे यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी करनी है, एंड मेरे पास ये रेपोजिटरी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए मेरी रेपोजिटरी आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर अपना कोड डालना है। तो डिफरेंट तरीके हैं, मैं जनरली तरजीह देता हूँ गिटहब डेस्कटॉप को, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेटफॉर्म है ये। इससे कोड हम आसानी से क्लोन कर सकते हैं, कोड को पुश कर सकते हैं। अब मैंने न्यू रेपोजिटरी बनाई है, तो मुझे क्या करना है, क्लोन रेपोजिटरी में जाना है। यहाँ पर उस रेपोजिटरी का नाम लिखना है। क्या था उस रेपोजिटरी का नाम? गेप माइंडर। ये देखें, ये आ गई गेप माइंडर। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसको क्लोन कर लूंगा। जैसे ही मैं क्लोन करूंगा, तो वो कहेगा कि आपका कोड आ चुका है, ठीक है, आपके लोकल पर। मैं इसको कहूंगा मुझे दिखाओ एक्सप्लोरर में, तो मैं शो इन एक्सप्लोरर करूंगा। तो ये मुझे वहां ले जाएगा जहां पर इसने क्लोन किया। इसने कहाँ पर क्लोन किया? कोड टू एआई के अंदर जाकर गेप माइंडर के अंदर एक इसने गेप माइंडर का एक फोल्डर बनाया है। मुझे क्या करना है, अपना कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो अभी मैंने लिखा है, ठीक है। वो मेरा कोड कहाँ पर है? ये कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये कोड पड़ा हुआ है। मैं इसमें से ये तीनों फाइल्स को कॉपी करूंगा, कंट्रोल A कंट्रोल C, ठीक है। अब देख लें, मैं जहां पर मैंने कोड किया वहां से मैं कॉपी करके कहाँ जा रहा हूँ, जहां पर मेरे इस सर्वर ने या जो मेरे गिटहब ने इस चीज को क्लोन करके रखा है। इसने क्लोन किया है डी के अंदर, कोड टू एआई के अंदर एक फोल्डर बनाया गेप माइंडर एक्सप्लोरर का। मुझे क्या करना है, यहाँ पर अभी देखें कोई फाइल नहीं है, सिर्फ रीडमी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाएं तो देखें सिर्फ एक रीडमी फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पेस्ट करनी है चीजें। ये तीनों कोड मेरे पेस्ट हो गए। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा गिटहब डेस्कटॉप पे, तो आप देखें ये तीनों कोड यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखें, वो ये बता रहा है कि 3 फाइल में चेंजेस हैं, एक आपने ये फाइल बनाई है, एक ये बनाई है, एक ये बनाई है। मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ पर समरी ऐड करूंगा, माय वेब ऐप या माय स्ट्रीमलिट वेब ऐप, ठीक है। और यहाँ पर मैं कमिट टू मेन कर दूंगा। जैसे मैं कमिट टू मेन करूंगा, यहाँ पर मेरे पास वो कहेगा कि पुश टू ओरिजिन, ठीक है। मैं इसको कहूंगा पुश ओरिजिन। पुश ओरिजिन का मतलब है कि जो गिटहब पर आपका जो आपका लोकली कोड है, इसको गिटहब पर आपने रिफ्लेक्ट करना है। मैंने कहा जी करना है। जैसे मैं पुश टू कोड करूंगा, अब आप देखेंगे मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ये कोड आ चुका होगा यहाँ पर। ये देखें, ये कोड मेरा आ गया, ठीक है। पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। क्या हमने क्या करना था, गिटहब पे उसको पुश करना था, ठीक है। अब रीडमी आप खुद बना लीजिएगा, मैंने रीडमी यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। अब डिप्लॉय जब आपने करना है ना, तो सबसे पहले आपने जाना है share.streamlit.io। यानी स्ट्रीमलिट सिर्फ आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प नहीं करता, बट इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आयो, शेयर शेयर streamlit.io। ये क्या करता है, ये आपको एक फ्री सर्वर देता है जहां पर आप अपना क्या कहते हैं, गिटहब अकाउंट लिंक करके वहां पर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं स्ट्रीमलिट के सर्वर पे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना है share.streamlit.io, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, वो मुझे पहले कहेगा कि आप अपना गिटहब कनेक्ट करो। मैंने कहा ठीक है, कंटिन्यू टू साइन इन, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट टू गिटहब डायरेक्टली कर लूंगा। आप चाहे कनेक्ट टू गूगल करके भी गिटहब से को कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबका गिटहब अकाउंट है तो साइन इन विद गिटहब करें, अथोराइज कर दें इसको, ठीक है। वो मुझसे परमिशन ले रहा है, मैंने उन्हें परमिशन दी। यहाँ पे मैं अथोराइज स्ट्रीमलिट कर रहा हूँ, ठीक है। वो मुझसे कोड मांग रहा है, तो मैं कोड ऐड कर लूँ अपना।
ठीक है, अब हमें जस्ट वेट करना है, वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे ऑथोराइज कर लेता हूँ वापस से। अब देखें मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ शेयर स्ट्रीमलीट डॉट आईओ पे। तो जब आपने कोई वेब ऐप अपनी बनानी है ना, तो आपने यहाँ पर क्रिएट ऐप, ये देखें टॉप राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ पर क्रिएट ऐप का ऑप्शन मिल रहा है। आपने क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। वो कह रहे हैं कि तीन ऑप्शन उन्होंने दिए कि कहाँ से आपने डिप्लॉय करना है। हम कह रहे हैं कि गिटहब से डिप्लॉय करो, यानी हमारा जो कोड है वो पूछ रहा है कि आपका कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है। हमने उसे कहा कि गिटहब पर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो मुझे ले आया। वो मुझे कह रहा है कि आपका यूजर नेम ये है, आप अपनी रेपोजिटरी सिलेक्ट करो जिसमें कोड पड़ा हुआ है। तो मेरी रेपोजिटरी का नाम क्या था, गेप माइंडर। ये देखें ये आ गया गेप माइंडर एक्सप्लोरर। वो पूछता है ब्रांच कौन सी है। आपके केस में हमेशा मेन ब्रांच ही होगी जब तक कि आपकी न्यू ब्रांच ना बनाए। तो फॉर नाउ आप इसको मेन ब्रांच पे ही रहने देंगे। अब वो आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है, मेन फाइल पाथ। वो कह रहा है कि आपका जो कोड है वो कौन से फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसने ये अपने तरफ से एक नाम दिया हुआ है, हम उसको बता रहे हैं कि हमारा जो कोड है ना वो किस नाम से पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें एप डॉट पी वाई। ठीक है, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहाँ से हमने इसको पेस्ट किया है गिटहब वाले फोल्डर में। ये देखें कहाँ था वो, डी के अंदर कोड टू एआई, और यहाँ पर उसने ये देखें गेट माइंडर का फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर हमारा जो सारा कोड है वो एप डॉट पी वाई के अंदर है। तो हम उसको बताएंगे कि हमारा कोड है एप डॉट पी वाई के अंदर। वो कह रहा है कि आपने यूआरएल कौन सा रखना है, कि लेट्स सपोज आप किसी को लिंक शेयर करें और वो आपकी वेबसाइट ओपन करे तो उसमें यूआरएल क्या हो। ये उन्होंने एक रैंडम यूआरएल बनाया हुआ है, आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। मैं इसको अगर गेप माइंडर एक्सप्लोरर, ठीक है, अली, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, उसने मुझे कहा डोमेन इज अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब ये है कि ये आप यूज कर सकते हैं। काफी दफा ऐसा होगा कि डोमेन कुछ अवेलेबल नहीं होती तो आप रैंडम नंबर आगे ऐड कर सकते हैं, 8 7 1 2 कुछ भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लकीली मेरे पास ये सारी चीजें थी। एडवांस सेटिंग में अभी आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ से डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, ये गिटहब से आपका कोड उठा रहा है, इसके बैकएंड पे क्या चीजें चल रही। गिटहब से आपका कोड उठाएगा और सबसे पहले क्या करेगा, इसमें जो ये रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी है ना, इसको वो इंस्टॉल करेगा ताकि ये सर्वर पे आपके पास इनका एक कोड पड़ा हो। फिर वो क्या करेगा, इस डेटा को आपके कोड को, ये देखें उसने कहा कि योर ऐप इज ऑन ओवन, और आप यहाँ से मैनेज ऐप में जाके देख सकते हो कि वो कर क्या रहा है। ये देखें उसने वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए numpy वगैरह, और ये देखें विद इन सेकेंड आपकी रेपोजिटरी, तो सॉरी आपकी लाइव ऐप तैयार होगी। और ऊपर यूआरएल देखें हम, पहले जब मैं रन कर रहा था तो कहाँ पर रन कर रहा था, ये देखें लोकल होस्ट 80 से। जब ये मैं आपको शेयर करूंगा तो आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ मेरे सिस्टम के लिए। बट अब क्या है, अब उसने ये चीज डिप्लॉय कर दी है, और ये देखें रियल टाइम में चीजें चल रही हैं एग्जैक्टली जैसे हमने कोड किया था। मैं यहाँ से अफ्रीका से एशिया करता हूँ, तो यहाँ पर देखें एशिया के हिसाब से डेटा चेंज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ यूरोप, तो ये देखें यूरोप का डेटा आ गया। और आप नीचे वाले प्लॉट्स ईयर से चेंज होते हैं, आपको पता है, तो मैं ईयर को चेंज करता हूँ। तो ये दोनों चार्ट ये देखें चेंज होगा, पर बार चार्ट भी चेंज होगा। ये देखें, ठीक है, तो यानी आपका सब सारा काम बिल्कुल ओके हो रहा है। ठीक है, आपने उसको लाइव कर दिया। आप जस्ट ये लिंक कॉपी करके किसी को भी भेजेंगे, उसके पास आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। आप यहाँ पर चाहे अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करें कि हाउ टू एड माय पिक्चर या माय इन्फो, माय सीवी, ठीक है, इन दिस वेबसाइट, आप वो कर सकते हो। हर एक चीज आप इससे कर सकते हो विद इन फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, और बहुत आसान तरीका है। आप चाहें तो ये लिंक कॉपी करके किसी को शेयर कर दें, या यहाँ देखें यहाँ पर शेयर का बटन आ रहा है, आप शेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेक श्योर करें कि मेक दिस ऐप पब्लिक हो। अगर प्राइवेट होगी इसको टॉगल को ऑफ कर देंगे तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पर देखें कॉपी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो सोशल पे भी शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, और इम्बेड लिंक्स भी है आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी लिंक करेंगे, मैं कॉपी लिंक करता हूँ और मैं आप लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे ओपन करके देखें, एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा होगा जैसे अभी हमारे पास चल रहा था। ठीक है, मैं भेजता हूँ।
और इसमें क्या जानने वाली चीज है, ये बस, हाँ जी यही चीजें हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखें, एक ऑप्शन और भी है आपके पास। ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप यहाँ से सिस्टम लाइट डार्क ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं अगर यहाँ पर डार्क करता हूँ तो ये देखें आपके पास डार्क थीम आ गई है, ये देखें। ठीक है, आप चाहें तो सिस्टम जो आपके बाय डिफॉल्ट सिस्टम, मैंने इसको सिस्टम पे किया हुआ है कि अगर आपने ब्लैक थीम रखा होगा अपने सिस्टम का तो वो ब्लैक पे कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो लाइट रखा होगा तो लाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, रिकॉर्ड स्क्रीन का भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अपने तौर पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये लिंक आ चुकी है, आप इस लिंक को ओपन करके देखें। आपके पास एग्जैक्टली वैसे ही खुल रहा है जैसे हमारे पास यहाँ पर खुल रहा था वेबसाइट पे, जो मेरे पास खुल रहा था। आप इसको वेरीफाई करें, देन वी विल गो टू अनदर टॉपिक। और छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ये होगा कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके काफी सारा काम आसान होगा। ठीक है, आप लोगों ने मोबाइल में ओपन किया, काइंडली मुझे कोई लोग बताएंगे। और साइड बार के लिए ऊपर से ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, आप उधर से फिल्टर कर सकते हैं। एनीवन, किसी ने ट्राई किया? जी जी, सर जी खुल रहा है। खुल रहा है ना, और एग्जैक्टली उसी तरह चल रहा है। ठीक है, आई होप सो ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपके पास, आपको चीजें नजर आ रही होंगी और बिल्कुल वैसे ही चल रहा होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कोई भी डेटा लेकर उस पर यही स्टेप फॉलो करके अपने डेटा को वहां पर शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कम आपको मिलेगी सीखने को। लाइक कोई इंस्टीट्यूट आपको ये चीजें नहीं सिखाएगा। इसका रीजन यही है कि ये चीजें हैं आसान, और हमने चीजों को काफी मुश्किल किया हुआ है वक्त के साथ। तो हमें क्या करना है, चीजों को आसान करके सीखना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मेरा कोर्स सारा कंप्लीट हो चुका है, अब बस एक टॉपिक है जो कि मुझे लगता है कि विजुअलाइजेशन में आपको पढ़ाना जरूरी है। मतलब एक, यूं समझे कि एक शॉर्ट सी एक फीचर है पाइथन का, एक मॉड्यूल है जो 3 लाइन के अंदर आपका बहुत बड़ा मसला सॉल्व कर सकता है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, राइट? 2 मिनट लगेंगे बस इसको एक्सप्लेन करने। जी सर। ठीक है, ठीक है, मैं अब इस फोल्डर को बंद करता हूँ। ये तो हमारा स्ट्रीमलिट वाला था। अब मैं यहाँ पर देखें, एक फाइल है pandas profiling डॉट ipynb। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखे। ठीक है, और सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की है जिसका नाम है वाई डेटा प्रोफाइलिंग। अभी हमने देखिए कितना स्टेप फॉलो करके स्ट्रीमलीट पे एक वेबसाइट बनाई है। अल्तो इतना ज्यादा काम नहीं था, बट फिर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 70 लाइन्स ऑफ कोड बन गया। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ 2 कॉलम यूज किए थे, अभी तो 3 कॉलम्स और पड़े हुए थे जिसको आप यूज करते हुए और ऑप्शंस यूजर को दे सकते हैं, सिलेक्ट बॉक्स, इनबॉक्स, इनपुट। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको कहूं कि एक ऐसा मॉड्यूल भी है पाइथन में जो सिर्फ 3 लाइंस ऑफ कोड के अंदर आपकी पूरी प्रोफाइल रेडी कर देगा डेटा की। कोई भी डेटा हो, आपको ना कॉलम का नाम देना है, ना आपने ये बताना है कि ये कॉलम न्यूमेरिकल है, ये कॉलम आपका टेक्स्ट वाला है, ये डेट टाइम वाला है, इसमें इतनी मिसिंग वैल्यू है, इसका ये चार्ट बनाओ, इसका ये चार्ट बनाओ, कुछ भी नहीं बताना। आपने क्या करना है, सबसे पहले पिप इंस्टॉल क्या किस लिए यूज करते थे हम, किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा एक मॉड्यूल है जिसका नाम है वाई डेटा प्रोफाइलिंग। ठीक है, ये देखें नाम लिखा हुआ वाई डेटा, बीच में डैश है, प्रोफाइलिंग और माइनस क्यू। तो आपको पता है माइनस क्यू क्या करता है, आपको आउटपुट में वो चीजें नहीं दिखाता जो डाउनलोड हो रही होती है। तो मैंने सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंस्टॉल किया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, 2 मिनट लेगा आपके इंस्टॉल करने में। मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे कहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड।
उसके बाद मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है पांडास, ठीक है, क्योंकि इससे हमें डेटा को लोड करना है। एक बस आपने इस मॉड्यूल को डेटा बताना है कि आपका डेटा कौन सा है लोड करके, बाकी सारे काम ये खुद करेगा, आपको एक रिपोर्ट बना देगा HTML। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटा इंपोर्ट, पांडास इंपोर्ट किया, फिर मैंने जो ये मॉड्यूल इंस्टॉल किया था ना वाई डेटा प्रोफाइलिंग, मैंने उसको इंपोर्ट किया। मैंने कहा फ्रॉम वाई डेटा प्रोफाइलिंग इंपोर्ट प्रोफाइल रिपोर्ट, ये स्पेलिंग आप करेक्टली देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोफाइल रिपोर्ट। फिर मैंने क्या किया, नीचे डेटा को लोड किया, जो हमारा गेप माइंडर डॉट CSV फाइल थी, ये पड़ी हुई है, देखें इसी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। इसीलिए मैंने इसका एब्सोल्यूट पाथ, मतलब कि इसका रिलेटिव पाथ दिया है मैंने, यानी जो यहाँ पर पड़ा हुआ है सिर्फ इसका नाम ही लिख दिया, क्योंकि कोड मेरा अब इसमें रन होगा, ना कि गेप माइंडर एक्सप्लोरर में, वो तो स्ट्रीमलीट का था, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है प्रोफाइल, कुछ भी बना सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था ना प्रोफाइल रिपोर्ट के नाम से, प्रोफाइल रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आप देंगे अपना डेटा फ्रेम जो आपने लोड किया है। फिर आप एक टाइटल देंगे कि आपकी रिपोर्ट का टाइटल क्या हो। मैंने यहाँ पर लिखा प्रोफाइलिंग रिपोर्ट, मैं इसको कर देता हूँ गेप माइंडर प्रोफाइल रिपोर्ट बाय अली हसनैन, ठीक है। और मैं इसको सेव करवा रहा हूँ, सिंपल, यहाँ से रिपोर्ट आपकी बन जाएगी, यहाँ से आप सेव करवाएंगे जिस वेरिएबल में आपने डाला है। मैंने कहा प्रोफाइल डॉट टू फाइल, मैं उसको बता रहा हूँ कि फाइल में ऐड करो, वो पूछेगा कौन सी फाइल, उसका नाम क्या रखो। मैंने कहा उसका फाइल का नाम रखो रिपोर्ट, और साथ में मुझे इसकी एक्सटेंशन भी बतानी पड़ेगी, जिस तरह हम लोड करते हैं तो देखें एक्सटेंशन भी बताते हैं ना। तो यहाँ पर आप जब सेव कर रहे हो टू फाइल की मदद से, तो यहाँ पर आप उसका नाम बताओगे HTML, ठीक है। HTML एक वेबसाइट की तरह ही होती है जो आपके वेब ब्राउजर में ओपन होती है, जिस तरह हम स्ट्रीमलीट का कोड लिखते थे। आपने सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है और 10 से 15 सेकंड जस्ट वेट करना है, ठीक है। ये अभी कोड रन हो रहा है, ये वार्निंग आ रही है, इससे कोई मसला नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। देखिए कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये उसने हमारा प्रोफाइल बनाना स्टार्ट की, समरी की, डेटा की समराइज किया डेटा को, और ये जनरेटिंग रिपोर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी कोड रन हो रहा है, ये देखें। अब ये इसने कहा एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू फाइल 100% हो चुकी है, कोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। और लेफ्ट साइड पे आप देखें एक फाइल बन गई है एग्जैक्टली उस नाम की जो हमने उसको कहा था, क्या कहा था, रिपोर्ट डॉट HTML। ये देखें रिपोर्ट डॉट HTML बन गई। अब मैं डायरेक्टली फोल्डर पे आता हूँ, ये रिपोर्ट डॉट HTML कहाँ है मेरी, एक मिनट, मैं कोड टू AI पे आता हूँ, वीक 7 पे जाता हूँ, और यहाँ पर डे 3 पे मैं, ये मेरी फाइल बनी हुई रिपोर्ट डॉट HTML, ठीक है। यहाँ पर मैं देखें डे 3 के अंदर हूँ। तो ये रिपोर्ट डॉट HTML पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखें उसने क्या किया, पहले ऊपर टाइटल दे दिया गेप माइंडर प्रोफाइल रिपोर्ट बाय अली हसनैन, जो मैंने उसको कहा था। पहले मुझे वो ओवरव्यू दे रहा है कि डेटा सेट स्टेटिस्टिक्स, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास 6 हैं। वेरिएबल्स मतलब कॉलम, वो कह रहा है आपके पास 6 कॉलम्स है। हम चेक कर लेते हैं कि 6 ही कॉलम है। वैसे तो आपको याद होगा कि हमने डेटा पे बड़ा काम किया है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम है एग्जैक्टली। वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है आपकी रोज, ठीक है। वो कह रहा है आपके पास रोज जो है 1704 है एग्जैक्टली, इतनी है। वो कह रहा है आपके पास मिसिंग सेल 0 है। आपको याद होगा कि हमारे इस डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं थी। मिसिंग परसेंटेज भी उसने 0.0 बताया। डुप्लीकेट रो भी वो कह रहा है कोई नहीं है, हमें पता है डुप्लीकेट नहीं है, उसकी भी परसेंटेज बता रहा है। टोटल आपकी डेटा का साइज क्या है, 80 KB है, वो भी हमें बता दिया उसने। और एवरेज रिकॉर्ड साइज इन मेमोरी है 48.1 बाइट, यानी आपको डेटा का ओवरव्यू दिया। और फिर आपको वेरिएबल टाइप बता रहा है कि टेक्स्ट का कॉलम एक है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 4 न्यूमेरिकल है और एक कैटेगोरिकल है। तो टेक्स्ट ये रहा हमारा, कैटेगरी ये रही हमारी, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट हमारे पास कैटेगरी में आ रहा है। फिर न्यूमेरिकल हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। ये उसने आपको समरी दे दी। फिर क्या कर रहा है, वो आपको वेरिएबल्स खोल के बता रहा है, ठीक है। कि लेट सपोज आपके पास जो कॉलम्स है ना, बाय डिफॉल्ट उसने कंट्री को उठाया हुआ है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्री के बजाय एयर को, पहले मैं कंट्री को एक्सप्लेन करता हूँ।
इस जगह कंट्री के अंदर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है यूनिक, यूनिक वैल्यूज है 142, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद डिस्टिंक्ट परसेंटेज इतनी बन रही है, मिसिंग कोई भी नहीं है, मेमोरी साइज ये रहा। इसका एक हमें क्या बना के दिया सर, वर्ल्ड मैप बना के दिया, वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप क्या होता है कि आप ये समझे, या क्लाउड मैप भी इसको कह सकते हो आप। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो जो वैल्यूज है ना वो आपको दिखा रहा होता है। जैसे चाइना है हमारे इसमें, ठीक है, हमारे पास और कोरिया है, ठीक है। वो सारी इसमें वैल्यूज जो भी इसके अंदर हैं वो हमें इसमें दिखाई हैं, ठीक है। साथ में वो हमें ग्राफ भी बना के दिखा रहा है, नीचे देखें। वो कह रहा है कि ईयर और जीडीपी, ये देखें नीचे एयर है ऊपर जीडीपी है। उसने उसको हमें एक ग्राफ बना के दिया, ठीक है, स्केटर पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ईयर और पॉपुलेशन का बना के दो, तो उसने ईयर और पॉपुलेशन का बता दिया। मैंने कहा ईयर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बता के दो, तो उसने लाइफ और एक्सपेंसिस को बता दिया। मैंने कहा जीडीपी और लाइफ एक्सपेंस का बना के दो, वो बना दिया। यानी रियल टाइम में उसने विद इन 4 लाइन ऑफ कोड मुझे देखें क्या क्या बना के दिया। उसने मुझे हीट मैप बना के दिया। हीट मैप आपको रिलेशनशिप बताता है कि किसका रिलेशन किसके साथ ज्यादा है। जितना ऊपर जाएंगे उतना हाईली कोरिलेट होगा। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि ये देखें जीडीपी, ये वाला कॉलम जीडीपी और लाइफ एक्सपेंडिस, इनका रिलेशनशिप नियर टू 1 है। देखें कलर से आपको पता चल रहा है। यानी एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक अगर कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। ये कहते हैं कोरिलेशन को। आप स्टडी कीजिएगा कोरिलेशन टेबल क्या होता है, और आपको एक टेबल की फॉर्म में भी दिखा रहा है डेटा, ये देखो, ठीक है। फिर आपको मिसिंग वैल्यू की काउंट बता रहा है, हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास सारी ये देखें फुल वैल्यू है वो दिखा रहा है आपको। फिर आपको सैंपल दिखा रहा है, फर्स्ट रोज, लास्ट रोज, ठीक है। और ना सिर्फ ये दिखा रहा है, आप किसी भी कॉलम पे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कॉन्टिनेंट का डेटा, ये देखें कॉन्टिनेंट में अफ्रीका के हमारे पास 624 रिकॉर्ड हैं, एशिया के 396 हैं, ओशिनिया के बहुत कम हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास इसका भी चार्ट वो बता रहा है, ये देखें कोरिलेशन बता रहा है। सेम आपके पास 5 अलर्ट्स भी आएंगे, देखें मैं अभी ओवरव्यू में था ना, अब मैं अलर्ट्स पे जाता हूँ। उसमें वो आपके डेटा की समरी बता रहा है और डिटेल में। वो कह रहा है कि जो जीडीपी परसेंटेज कॉलम है ना आपका, वो हाईली ओवरऑल कोरिलेटेड विथ लाइफ एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या है, हाई कोरिलेशन लिखा हुआ है कि अगर आपका जीडीपी इंक्रीज होगा ना, वो ये कह रहा है कि अगर आपका जीडीपी इंक्रीज होगा तो आपकी लाइफ एक्सपेंसिस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमने ओवरऑल डेटा एनालिसिस से करके देखा पाइथन में, जब हम डे 1 डे 2 पे काम कर रहे थे, आपको याद होगा। इसी तरह वो कह रहा है लाइफ एक्सपेंसिस यानी वाइस वर्सा जो है ये भी हाईली कोरिलेट है। ईयर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कह रहा है जो ईयर है ना वो सबके साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। हमें पता है क्योंकि हर कंट्री के अंदर वो एयर लाजमी होगा। अगर मैं 1956 की बात, 52 की बात करता हूँ, तो हर कंट्री में पॉपुलेशन कंडक्ट की गई होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि 1952 में लेट्स सपोज पाकिस्तान में होगी, इंडिया में नहीं हुई, तो ऐसे नहीं होता। पॉपुलेशन है यूनिक वैल्यू, ये भी वो बता रहा है, ठीक है। जीडीपी है यूनिक वैल्यूज, ये भी वो बता रहा है, ठीक है। और उसके अलावा आपको रिप्रोडक्शन में वो क्या बता रहा है कि ये एनालिसिस कब आपने स्टार्ट की थी, रिपोर्ट कब बनी, एनालाइज कितने बजे खत्म हुई, ड्यूरेशन आपकी है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई कितनी देर में आपके पास बनी, सॉफ्टवेयर वर्जन ये वाला था आपका, डाउनलोडिंग कॉन्फ़िगरेशन ये थी आपकी। और ऊपर ये देखें यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, वेरिएबल्स में जा सकते हो, इंटरेक्शन में, कोरिलेशन में, मिसिंग वैल्यूज में, सैंपल। अब आप इसको कोई भी डेटा दो, यानी ये तो हमने एक हमारे पास जो अवेलेबल डेटा था वो दिया, आप कोई भी दे सकते हो। आप एसएनएस से लोड करते थे ना डेटा, तो आप वो डेटा भी इसके अंदर दे सकते हो, इसके अंदर डायरेक्टली लोड करके। और ये जैसा आपने डीएफ का चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, अगर आपने फाइल का नाम रीनेम करना है तो वो कर सकते हो। तो विद इन 4 लाइन्स ऑफ कोड आपने इतना बड़ा काम कर दिया। आई होप तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ये था हमारा वीक 7, जिसमें हमने डेटा विजुअलाइजेशन के काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, अल्दो हम प्लॉटली को कवर नहीं कर पाए, टाइम हमारे पास कम था। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन को देखें, बहुत ही आसान है। इवन दो सी बॉन्ड से भी बहुत आसान है। इस तरह हमने सी बॉन्ड में कोडिंग की थी, प्लॉटिंग की, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, प्लॉटली से भी कोड अपना बना सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक है।
मीनवाइल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा रहा थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दें। और लास्ट वीक इसके बाद है हमारा, होप सो हम उसको भी जल्द कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, आपका मसला था ना नबीहा, आप मुझे दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके? अगर बाकियों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो दे कैन लीव, अगर वो रहना चाहे तो मुझे देख लें, उनके पास एक इशू आ रहा है, जस्ट वो हमें सॉल्व कर। जी सर। ठीक है, आप मुझे स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा इशू अपना दिखाएं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा।